दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री बन चुका है। लेकिन आज हम अगर इस देश के पॉलिटिशियंस पर नजर डालें तो हमारे देश में 30 से 40% पॉलिटिशियंस एमपीज ऐसे हैं जिनके ऊपर पास्ट में कोई न कोई क्रिमिनल केसेस, स्कैम, फ्रॉड, स्कैंडल ऐसे केसेस दर्ज हैं। जी, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये गवर्नमेंटल बॉडी एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट कह रही है। पिछले और अभी के 763 एमपी में से जब एनालिसिस किया गया तो 306 एमपी ऐसे थे जिनके ऊपर पास्ट में कोई क्रिमिनल केसेस दर्ज थे और 194 एमपी ऐसे थे जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, जैसे मर्डर से रिलेटेड, किडनैपिंग और वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के एमपी की सैलरी 1 लाख रुपए होती है और उन्हें 2000 रुपए की डेली अलाउंस मिलती है और रेंट फ्री हाउसिंग फैसिलिटी 5 साल तक के लिए दी जाती है। लेकिन ये 1 लाख रुपए की सैलरी 38 करोड़ में कैसे बदल जाती है? जी हाँ, आपने सही सुना, 38 करोड़। जब मैंने इस पे स्टडी की तो मेरे भी होश उड़ गए। अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज के एवरेज एसेट्स मतलब संपत्ति कैलकुलेट करें तो ये 38 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और राज्यसभा के एमपीज के केस में ये नंबर 87 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। और हमारी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 53 एमपीज ऐसे हैं जो कि बिलियनर्स हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इनकी नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। आखिर 1 से 2 लाख रुपए की मंथली सैलरी हजारों करोड़ में कैसे बदल जा रही है? कहीं ये हमारे देशवासियों का पैसा तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए? आपने कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप बीजेपी वॉशिंग मशीन के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसा तरीका है, अगर किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो अगर बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो कई केसेस में ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह क्लोज कर दिए जाते हैं या उस केस में आगे जाकर कोई इन्वेस्टिगेशन ही देखने को नहीं मिलती। बीजेपी ही एक ऐसी पहली पार्टी नहीं है जिसने ये काम किया है, क्योंकि अगर हम पास्ट में जाए तो कांग्रेस और सपा की सरकार ने भी ये काम कर चुका है, पर जिस स्केल पर बीजेपी कर रही है वो बहुत ही बड़ा है। पिछले कुछ समय में 25 पॉलिटिशियंस ने बीजेपी को ज्वाइन किया। 10 पॉलिटिशियन कांग्रेस के थे, 4 एनसीपी के और 4 शिवसेना के और 1 सपा और 2 टीडीपी से थे। और इन 25 पॉलिटिशियंस में से 23 पॉलिटिशियन के ऊपर ईडी और सीबीआई की केस पूरी तरह क्लोज कर दी गई या अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। और कुछ पॉलिटिशियंस तो ऐसे थे जिन्होंने जनरल इलेक्शन के जस्ट 3-4 महीने पहले ही बीजेपी को ज्वाइन किया था। उनके ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तो क्लोज हुई ही और उन्हें इलेक्शन में खड़े होने की टिकट भी मिल गई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है तपस राय। तपस राय के ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और सिर्फ 3 महीने बाद ही वो जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और तपस राय के ऊपर ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह रुक गई और उन्हें नॉर्दर्न कोलकाता लोकसभा सीट की टिकट भी मिल गई। यहाँ पर एक नहीं, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, इनके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का केस दर्ज हुआ था, पर बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद इनका केस पूरी तरह क्लोज कर दिया गया। और महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान के ऊपर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का केस दर्ज हुआ था। आदर्श हाउसिंग अपार्टमेंट कारगिल वॉर में शहीद हुए जवानों के फैमिली के लिए बनवाया गया था और इस स्कैम के बाद अशोक चौहान ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और उनके ऊपर चलने वाला ईडी केस पूरी तरह क्लोज हो गया। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल, इनके ऊपर 30,000 करोड़ रुपए का एयर इंडिया स्कैम का केस दर्ज हुआ था। नवीन जिंदल, प्रताप सरनायक और हेमंत बिश्व शर्मा और सुवेंदु अधिकारी, ऐसे ही कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ये बात सुनकर आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि 14 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के 21 रिटायर्ड जजेस ने सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, को लेटर में लिखकर ये बताया कि हमारी जुडिशरी सिस्टम को किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में आने से बचना होगा। अगर हम इन जजेस के लेटर को समझने की कोशिश करें तो इनका ये कहना था कि कुछ ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ऊपर प्रेशर बनाती हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाती हैं जजेस का डिसीजन चेंज करने के लिए। इस लेटर में जजेस ने किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया है, पर वो जो कहना चाह रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है। आप खुद सोच कर देखिए, अगर किसी भी देश के जुडिशरी सिस्टम पर कोई बाहरी पार्टी कंट्रोल करना चाहेगी तो उस देश में करप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और ह्यूमन राइट्स की क्या ही वैल्यू रह जाएगी। और अगर कल को ऐसा होता है कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर अपना फैसला सुनाने लगती है तो ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक खतरे का संकेत है। अब मैं आपको इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल की सच्चाई बताना चाहता हूँ। हमारे देश में 9 करोड़ 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और 25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो डेली स्कूल जाते हैं और उन 25 करोड़ बच्चे में से 18 करोड़ ऐसे बच्चे होते हैं
जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। और जब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पर सर्वे किया गया तो उसमें आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो क्लास 6 में होते हुए भी क्लास 3 की नॉर्मल बुक नहीं पढ़ पाते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना तो दूर की बात है। अब आप सबका कहना होगा कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो गलती तो उनकी ही है, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या हाथ है। लेकिन क्या आपने कभी इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन देखी है? इंडिया में ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के पास ढंग की क्लासरूम, साफ पीने की पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, और लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड तो दूर की बात है। और एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल में वेल ट्रेन्ड और क्वालिफाइड टीचर ही नहीं है, और इसके वजह से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमारे देश के बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और इसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट के तरफ से फंडिंग की कमी। ज्यादातर इंडिया के गवर्नमेंट स्कूलों को गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी फंडिंग नहीं मिल पाती ताकि वो स्टूडेंट को बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें और स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर ला सकें। और इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ही लो है। स्टूडेंट टीचर रेशियो का मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर कितने टीचर अपॉइंट्स हैं। और अगर हम नॉर्मल स्कूलों को देखें तो वहाँ पे हर 60 से 70 बच्चों के लिए एक टीचर होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के केस में हर 1.2 लाख स्टूडेंट पर सिर्फ एक टीचर है। जी हाँ, मुझे पता है आपको ये बात सुनकर शौक लगा होगा, पर सच्चाई यही है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर में बच्चों को मिड डे मील पर नमक और रोटी दिया जा रहा था, और जब वहाँ के लोकल रिपोर्टर ने इस बात की न्यूज़ दी तो उस गवर्नमेंट स्कूल के हेड रिप्रेजेंटेटिव अपने स्कूल के मिड डे मील को ना चेंज करके उल्टा उस जर्नलिस्ट के ऊपर ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज कर देते हैं। आप यहाँ पे जो स्कूल के हेड रिप्रेजेंटेटिव के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो वो जर्नलिस्ट न्यूज़ दे के क्राइम कर रहा है, और वो मिड डे मील के नाम पर बच्चों को नमक रोटी दे के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर हम 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखें तो इंडिया की रैंक 111 है 125 देशों में से। अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो इस रिपोर्ट का कहना है कि इंडिया में हर 100 बच्चों में से 19 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती या उन्हें मेल न्यूट्रिशन है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में अभी इलेक्शन चल रहा है, एंड मैंने आपको जितनी भी यहाँ पॉलिटिशियन और स्कैम्स की बातें बताई हैं वो पिछली 15 और 20 सालों की ही हैं। इसलिए इस इलेक्शन में ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने लीडर्स को डेवलपमेंट के बेसिस पर चुने, ना तो राम राम के नाम पर, ना ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर। आज के समय हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। अक्सर आपको इनके रैली और भाषण में यही सुनने को मिलता होगा। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally, triggering widespread anger from Muslims and members of the opposition. India's Prime Minister is being accused of hate speech for comments he made about Muslims at an election rally in Rajasthan at the weekend. अगर इन पॉलिटिशियन से अनएम्प्लॉयमेंट, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस और रियल एस्टेट के बढ़ते प्राइसेस के ऊपर में पूछा जाए तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। अगर आपको किसी भी एमपी पॉलिटिशियंस के बैकग्राउंड के बारे में पता करना है कि उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने स्कैम फ्रॉड के केस है और उनकी एजुकेशन कहां तक है, तो आप www.prsindia.org और www.eci.gov.in पर जाकर पता कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर से निकलकर वोट करने जाएं और भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर आएं।